आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा, यानी कि वीडियो का क्वेश्चन का आंसर समझ में आएगा। ये जो वीडियो है आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरे यूट्यूब के किसी भी टीचर ने, किसी भी चैनल ने इस वीडियो को अपलोड नहीं किया है। जी हाँ, आज का ये वीडियो होने वाला है NCERT क्लास 10th साइंस से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 9, अगर ओल्ड किताब में देखेंगे पुराना में तो 9 और न्यू में 8, जिसका नाम है आनुवंशिकता एवं जैव विकास, ठीक है। इस चैप्टर का अभ्यास का प्रश्न देखेंगे। आपको बताते चले कि इस चैप्टर का पार्ट पहला हम बना चुके हैं, यानी कि अभ्यास का पहला पार्ट हम बना चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 रखेंगे इसको, ठीक है, पार्ट 2 रखें, क्योंकि यह वीडियो दूसरा वीडियो है इसी चैप्टर के अभ्यास का। तो देरी न करते हुए चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2024 से संबंधित बहुत सारा कंटेंट अभी अपलोड होना बाकी है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पहला क्वेश्चन इस वीडियो का, ठीक है। देखिए, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, लेकिन अभ्यास का 8वां क्वेश्चन है, ठीक है। उस वीडियो में हम बाकी का प्रश्नों का उत्तर जान चुके हैं, और एक प्रश्न छूट गया जिसमें प्रोजेक्ट बनाना है, उसको नहीं बनाना है, 7 नंबर वाला, ठीक है। 8 नंबर वाला चलिए देखते हैं क्या है। विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है। यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि जीवाश्म किस प्रकार से मदद करता है विकासीय संबंध को समझने के लिए। तो चलिए इसके उत्तर को बारीकी से समझते हैं। तो चलिए अब हम इसका उत्तर समझते हैं। उत्तर में क्या लिखे हैं, सबसे पहले पढ़ लेते हैं। जीवाश्म की सहायता से जीवों का उम्र, वर्ग एवं उसके स्पीसीज के बारे में जान सकते हैं, जो किसी जीव के विकास से संबंध को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर सवाल को आपको समझना होगा कि जीवाश्म किसको बोलते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए कोई भी जीव मर गया, मरने के बाद जो भी उसका अवशेष बच गया बहुत ज़्यादा दिनों तक, उसको बोलेंगे जीवाश्म। यानी कि जीवाश्म का मतलब है जीवों का अवशेष, ठीक है, जीवों का बचा हुआ भाग। तो ये किस प्रकार से मदद करता है विकास के संबंध में, ठीक है। तो इसके आंसर में हम लिखें कि जो जीवाश्म होता है उससे किसी भी जीव का हम उम्र जान सकते हैं कि ये किस उम्र तक जीवित रहा था और उसके बाद वो मर गया। उसके बाद उसके वर्ग जान सकते हैं कि ये जो जीव है ये किस वर्ग का है, ठीक है। थेलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, या तो फिर मोनेरा है, या तो फिर प्रोटेस्टा है। ऐसा आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, ठीक है। तो वो किस वर्ग का है, ठीक है, किस ग्रुप का है, किस समूह का है, इसके बारे में हम जान सकते हैं। साथ ही साथ उसको अगर हम लोग जान लेंगे तो उससे संबंधित उसका स्पीसीज के बारे में भी जान सकते हैं, उसका समूह के बारे में। स्पीसीज किसको बोलते हैं, किसी भी जीवों का समूह जो आपस में जनन कर सके उसे स्पीसीज कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मनुष्य क्या है, एक स्पीसीज है, कुत्ता क्या है, एक स्पीसीज है, ठीक है। लेकिन कुत्ता और लोमड़ी को एक साथ मिक्स कर देंगे तो उसको हम लोग स्पीसीज नहीं बोलेंगे। स्पीसीज का मतलब है जनन होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वो सारा चीज़ मदद करता है, कौन, तो जीवाश्म। क्या क्या करने में, स्पीसीज के बारे में जानने में। मान के चलिए आपको एक जीवाश्म मिला, उससे आप किसी भी जीव के बारे में नहीं जान सकते हैं, लेकिन जिसका जीवाश्म आपको मिला है उसके जितने भी स्पीसीज हैं, मतलब उसका जो जितना भी जीव है उस स्पीसीज का सबके बारे में आप अच्छे से जान सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन में पूछा था किस प्रकार से महत्वपूर्ण है क्या करना, तो विकास से संबंध स्थापित करने में, तो सही में जीवाश्म विकास से संबंध स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर 9 नंबर यानी कि 9th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, किन प्रमाणों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हुई है, ठीक है। यानी कि हम लोग कैसे यह कह सकते हैं कि जीवन का जो उत्पत्ति है, जीव का जो विकास है, विकास नहीं उत्पत्ति ही कह सकते हैं। यानी कि सबसे पहले कोई भी जीव नहीं था, तो जब भी जीव बना तो अजैविक पदार्थ से बना, ठीक है। ये हम कैसे कह सकते हैं, तो इसमें एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक का स्टेटमेंट है, उसको हम लिखेंगे और आपको समझाएंगे। चलिए इसका उत्तर को बारीकी से समझते हैं। तो चलिए अब हम इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर क्या है, देखिए वैज्ञानिक का नाम है स्टैनली मिलर और हेराल्ड सी उरे। यहाँ दो वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो स्टैनली मिलर और हेराल्ड सी उरे ने 1953 में जल के ऊपर एक प्राकृतिक वातावरण बनाया, ठीक है। देखिए कोई भी जल ले लिया, समुद्र का जल या तो फिर किसी में ले लिया, ठीक है, और उसमें प्राकृतिक वातावरण का निर्माण किया, जिसका तापमान कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। इसमें मुख्यतः मीथेन यानी कि मेथेन CH4 एक ही है, मीथेन बोले या तो फिर मेथेन बोले।
फिर अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस था। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया गया तो मीथेन का 15% कार्बन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो चुका था, जो प्रोटीन का एक रूप है। इससे पता चलता है कि सजीवों की उत्पत्ति अजैविक पदार्थ से हुई है। देखिए, स्टेनली मिलर और हेरोल्ड सिउरे ने क्या किया, एक प्राकृतिक वातावरण बनाया जल के ऊपर में, ठीक है, जिसका तापमान कितना रखा गया, 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ऐसा कहा गया कि पृथ्वी जब बना था और पृथ्वी का तापमान जब लगभग 100 डिग्री सेल्सियस था, उस समय का बात है, ठीक है। इसलिए इसको इस प्रकार से माना गया है। कहा गया है कि पृथ्वी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस रहा होगा जब जीव का उत्पत्ति हो रहा होगा तब, इसलिए इसका भी तापमान 100 डिग्री सेल्सियस रखा गया। और इसमें मुख्य रूप से 3 ही गैस रखा गया, CH4 यानी कि मीथेन, ठीक है, उसके बाद अमोनिया, ठीक है, उसके बाद अमोनिया के बाद क्या रखा गया, इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड। ये तीनों गैस रख कर जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया गया, हो सकता है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था उसके कुछ दिन बाद, ठीक है, बहुत समय बाद, कुछ दिन मतलब बहुत समय बाद, जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हुआ, उस समय यहाँ का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस रहा होगा, इसलिए ऐसा किया गया, ठीक है। साथ ही साथ वहाँ तभी भी पृथ्वी में इस प्रकार से गैस रहा होगा, साथ ही साथ किसी प्रकार से विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होता होगा, ठीक है। तो जैसे ही उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया गया, वैसे ही जो मीथेन का 15%, मतलब कि मीथेन का जो 100% कार्बन था, उसमें से 15% जो कार्बन है वो अमीनो अम्ल में बदल गया, ठीक है, जो किसका रूप है, प्रोटीन का रूप है। और प्रोटीन से ही हम लोग बने हुए जीव बनता है, ठीक है। और ऐसा होने में लगभग 12 से 15 दिन का समय लगा था, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जितना भी जीवन है, यानी कि जितना भी सजीव है, सबका उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हुई है, ठीक है। आई होप आप इस आंसर को समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, क्या पूछा गया है इसमें। इसमें पूछा है अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं अधिक अस्थायी होते हैं, व्याख्या कीजिए। सवाल पूछा गया है कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में से लैंगिक जनन में जो विभिन्नताएं उत्पन्न होता है वह अस्थायी होता है, अधिक अस्थायी होता है, यानी कि लंबे समय तक रहता है। इसका व्याख्या करना है। फिर पूछा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर फिर क्या पूछा है कि व्याख्या कीजिए, यह लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों के विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो चलिए अब हम इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर में क्या लिखा हुआ है, उत्तर में है अलैंगिक जनन में जनक का केवल आधा गुणसूत्र संतति में स्थानांतरित होता है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि जितने भी जीवों में अलैंगिक जनन होता है उसमें जनक यानी कि माता पिता एक ही को बोलेंगे, ठीक है, या तो फिर माता बोले या तो फिर पिता बोले, क्योंकि इसमें एक ही जीव दोनों का रूप होता है। तो उसमें जो पूरा गुणसूत्र होता है उसमें से केवल आधा ही गुणसूत्र उसके संतति यानी कि उसके बाल बच्चा में जाता है। लेकिन लैंगिक जनन में जनक का आधा आधा गुणसूत्र संतति में स्थानांतरित होता है। लेकिन क्या होता है, जो लैंगिक जनन होता है उसमें मादा का आधा और नर का आधा, तो दो दो आधा आधा मिलके हो गया पूरा पूरा गुणसूत्र उसके संतति में जाता है, जिसके कारण इसमें विभिन्नताएं अधिक अस्थायी होते हैं। यानी कि अधिक समय तक ये जो जीव है, अधिक समय तक ये जो जीव है उसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होते रहती है, ठीक है, यानी कि बदलते रहती है उसकी दशा, ठीक है। यह लैंगिक जनन करने वाले जीवों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि इससे जीव वातावरण के अनुसार अपने अपने को बदल सकती है, ठीक है, बदल नहीं अपने अपने को बदल सकती है। थोड़ा सा देखिए, अपने अपने को बदल सकती है। देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर के ये कहा गया है कि अगर लैंगिक जनन होगा तो उसमें दो माता और पिता का गुणसूत्र जाएगा, जिसके कारण वे जो जीव हैं लंबे समय तक अपने आप को विभिन्नताओं उत्पन्न करने का क्षमता प्रदान कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन अलैंगिक में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक ही जीव होता है और इसमें दो जीव के द्वारा जनन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अभी 10 नंबर का भी आंसर को समझ गए होंगे। चलिए अब हम 11 नंबर में जाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं 11 नंबर में क्या पूछा है। इसमें संतति में नर एवं मादा जनक द्वारा आनुवंशिक योगदान में बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है। देखिए इसमें एक सिंपल सा सवाल पूछा है कि एक संतति है, यानी कि किसी भी जनक का बेटा या बेटी है, ठीक है। तो संतति में नर और मादा यानी कि जनक, ठीक है, नर और मादा यानी कि जनक द्वारा आनुवंशिक योगदान में बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है। इसका मतलब है कि यह फैसला कैसे होता है कि नर और मादा का दोनों का हिस्सेदारी उस संतति में है, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर को बारीकी से समझते हैं और लिखते भी हैं। तो चलिए अब हम इसका उत्तर समझते हैं। देखिए उत्तर में क्या लिखे हैं, उत्तर में लिखे हैं
संतति में नर एवं मादा दोनों का आधा आधा आनुवंशिक योगदान होता है। देखिए, कोई भी संतति है यानी कि कोई भी बेटा या बेटी है किसी भी जीव का, चाहे वो मनुष्य का हो, चाहे वो कुत्ता का हो, चाहे वो बकरी का हो, इसमें दो जीव भाग लेता है, एक नर और एक मादा, जिसको हम लोग जनक बोलते हैं। ठीक है, सभी स्पीसीज में गुणसूत्रों का संख्या समान होता है। जैसे कि मान के चलिए कि एक बकरी है, तो बकरी और बकरा दोनों का जो गुणसूत्र है वो समान होगा। ठीक है, तो जब निषेचन क्रिया होता है तो निषेचन के समय बकरी का आधा गुणसूत्र और बकरा का आधा गुणसूत्र, ठीक है, यानी कि नर वाला का आधा और मादा वाला का आधा गुणसूत्र मिल करके संतति का निर्माण करता है, यानी कि छोटे बच्चे का निर्माण करता है। फिर आगे क्या लिखा है कि क्योंकि जब निषेचन क्रिया होती है तो संतति में नर और मादा दोनों का आधा आधा गुणसूत्र स्थानांतरित होता है, अतः संतति में नर एवं मादा जनकों द्वारा आनुवंशिक योगदान में बराबर की भागीदारी होती है। वही बात यहाँ पर भी कहा गया है, उसको हम समझा दिए कि कोई भी जीव का अगर जनन हो रहा है तो उसमें माता का आधा और पिता का आधा दोनों का आधा आधा गुणसूत्र आ रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आधा उन लोगों का जितना गुणसूत्र होता है उसमें से आधा ही गुणसूत्र आता है। ठीक है, आधा नर से और आधा मादा से, ऐसा नियम है। ठीक है, तो आई होप आप 11 नंबर भी समझ गए होंगे। चलिए अब 12 नंबर का देखते हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए तो चलिए अब हम इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर। इसमें क्या है, केवल वे विभिन्नताएं जो किसी एकल जीव यानी कि वेष्टि, ठीक है, के लिए उपयोगी है, समष्टि में अपना अस्तित्व बनाए रखती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्यों अथवा क्यों नहीं? देखिए, एक सिंपल सा सवाल है कि केवल वे विभिन्नताएं मतलब कोई विभिन्नता है। ठीक है, जैसे 4 गो अंतर आ गया, मान के चलिए बकरी है। ठीक है, तो बकरी जो जीव है उसका 4 पैर होता है, काला रंग होता है, घास खाती है और तापमान 35 से या तो फिर 40 डिग्री सेल्सियस सहन कर सकती है। लेकिन बकरी का पूरा ग्रुप में से एक बकरी ऐसा हो गई जिसमें कुछ अलग विभिन्नता आ गया, कुछ अलग अंतर आ गया। ठीक है, रंग उसका लाल हो गया, ठीक है, पूरा लाल गड्ढा लाल हो गया। ठीक है, उसके बाद उसका जो मुंह है उसका बनावट अलग हो गया, साथ ही साथ उसका जो शारीरिक संरचना है उसमें भी कुछ बदलाव आ गया। तो ऐसा होने के बावजूद कहता है कि समष्टि में अपना अस्तित्व बनाए रख सकती है या रखती है, मतलब कि वह अगर वैसा रहेगी तो क्या वह अपने पूरा ग्रुप में जीवित रह सकती है? क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्यों अथवा क्यों नहीं? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं आसान भाषा में। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर में क्या लिखे हैं, जीवों में कोई भी परिवर्तन वातावरण के अनुकूल होता है। देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि अगर कोई एक जीव है, ठीक है, मान के चलिए कि घोड़ा है, ठीक है, चाहे तो फिर शेर का उदाहरण लेते हैं, सबसे अच्छा शेर है। ठीक है, तो शेर तो एक नहीं है, बहुत सारा है, लेकिन अगर कोई एक शेर में, ठीक है, कोई भी परिवर्तन हुआ तो वह परिवर्तन अपने आप नहीं हुआ होगा, वातावरण के अनुसार ही हुआ होगा। हो सकता है भौगोलिक पृथक्करण हो गया, यानी कि हो सकता है शेर किसी दूसरे जगह जाकर रहने लगा तो उसका शारीरिक संरचना या तो फिर भोजन करने का तरीका या और कुछ कुछ में परिवर्तन आ सकता है। तो इसमें लिखे हैं कि जीवों में कोई भी परिवर्तन वातावरण के अनुकूल होता है। ठीक है, वातावरण जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। अतः केवल वे विभिन्नताएं जो किसी एकल जीव के लिए उपयोगी होती है समष्टि में अपना अस्तित्व बनाए रख सकती है। इस कथन से हम सहमत हैं। ठीक है, इस प्रकार से इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप सही में अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।